हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 7 यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें ऊतक यानी कि टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। समान अथवा असमान कोशिकाओं का वह समूह जिसका उद्भव समान होता है, यानी कि जिसका ओरिजिन समान होता है और जो एक विशिष्ट कार्य के लिए अनुकूलित होता है या एक विशिष्ट कार्य करता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। यानी कि सिमिलर और डिसिमिलर, समान अथवा असमान प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका उद्भव समान होता है, ओरिजिन समान होता है और वो सभी सेल्स मिलकर एक निश्चित कार्य करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, यानी कि टिश्यू कहलाता है। टिश्यू शब्द को जो यूज़ किया था पहली बार, वो यूज़ किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक बाइकट ने। और जो टिश्यूज का अध्ययन होता है, यानी कि ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी कि औतिकी। हिस्टोलॉजी यानी कि औतिकी कहलाता है। और जो मार्सिलो मेलपिगी हैं, उन्होंने हिस्टोलॉजी को जीव विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। तो मार्सेलो मेलपिगी ने हिस्टोलॉजी को एक जीव विज्ञान की नई शाखा के रूप में स्थापित किया और हिस्टोलॉजी टर्म था, नाम जो था, वो हिस्टोलॉजी मायर ने दिया। हिस्टोलॉजी शब्द जो था वो मेयर ने यूज किया। अब हमें जो ऊतक है उसकी जो इंट्रोडक्शन है, हम उसको पढ़ेंगे कि ऊतक प्राणियों में, जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणियों में ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा ऊतक होता है संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है पेशीय ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। वो ऊतक या वह ऊतक जो बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक अंगों की कवरिंग बनाता है, उन्हें बेसिकली सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम उपकला या एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का निर्माण भ्रूणीय जो जननिक स्तर होता है, तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो ऊतक पूरी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के विभिन्न भाग होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है, उसे हम संयोजी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नाम से कनेक्ट करता है, जो बॉडी के विभिन्न भागों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, वह ऊतक या वह टिश्यू जिसका हमारी बॉडी में जो काम होता है वो होता है मूवमेंट और लोकोमोशन, यानी कि जो गमन और गति के लिए उत्तरदायी टिश्यू होता है, ऊतक होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं। और वो टिश्यू जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यानी बाह्य और आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को हमें आभास कराता है और उन परिवर्तनों के प्रति हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है उनको कराता है। अर्थात बॉडी जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके प्रति हमें कार्य करने के लिए अडेप्टेड होता है, कार्य करने के लिए अनुकूलित होता है, हम उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस टिश्यू बोलते हैं। यानी कि 4 प्रकार के टिश्यू है: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसका प्रमुख कार्य बाह्य और आंतरिक ऑर्गन्स का कवरिंग बनाना होता है, प्रोटेक्शन देना होता है, विभिन्न पार्ट्स को बॉडी के जोड़ना और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट और लोकोमोशन यानी कि चलन में सहायता करता है, गति में सहायता करता है, वो मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। और जो हमारे बाह्य और आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का हमें आभास कराता है और उसके प्रति अनुक्रिया कराता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स कराता है, वो नर्वस टिश्यू कहलाता है। अब जो उपकला ऊतक है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवरण यानी कि कवरिंग, और दूसरा होता है ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर। वो उपकला ऊतक जो हमारी बॉडी के बाह्य और आंतरिक भागों की कवरिंग बनाता है उन्हें हम कवरिंग यानी कि आवरण उपकला ऊतक बोलते हैं, जबकि जो ग्लैंड्स के रूप में काम करता है उन्हें हम ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। अब ग्लैंड की परिभाषा क्या है? यहाँ से ग्लैंड एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर अथवा बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर संरचना होती है जो किसी पदार्थ को स्रावित करती है, सिक्रीट करती है। अब स्रावित करने का मतलब क्या है? कि अपने अंदर बनाकर बाहर निकालती है, इसे हम बोलते हैं स्राव करना या श्रावण बोलते हैं यानी कि सिक्रीशन बोलते हैं। तो ग्लैंड एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय संरचना होती है जो अपने अंदर किसी चीज़ को बनाकर बाहर निकालती है, अर्थात किसी चीज़ को स्राव करती है, ग्लैंड कहलाती है। तो जो ग्लैंड्स के रूप में टिश्यू होंगे उन्हें हम बोलेंगे ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और जो कवरिंग बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवरण यानी कि कवरिंग ऊतक। अब जो ये वाला आवरण उपकला है यानी कि जो कवरिंग एपिथेलियम है, ये भी अनेक प्रकार का होता है, लेकिन हम जो इसमें से मेन पढ़ेंगे वो 2 पढ़ते हैं, एक सरल और एक स्तरित। सरल और स्तरित का मतलब है, दोनों का मतलब अलग अलग क्या है। पहला है सरल यानी कि सिंपल, और जो दूसरा होता है वो होता है स्तरित यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है। स्तरित यानी कि स्तरित का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एक से ज्यादा स्तर होते हैं, जिसमें एक ही स्तर होता है वो कहलाता है सिंपल कवरिंग एपिथेलियम यानी कि साधारण आवरण उपकला यानी कि सिंपल कवरिंग एपिथेलियम। और जिसमें एक से अधिक स्तर होंगे वो कहलाता है स्तरित आवरण उपकला यानी कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड और कवरिंग एपिथेलियम। जो सरल एपिथेलियम होता है वो भी अनेक प्रकार का होता है। बेसिकली वो शेप के आधार पर होता है, शल्की यानी कि स्क्वैमस। पहला होता है शल्की यानी कि स्क्वैमस। जो दूसरा होता है वो होता है घनाकार। घनाकार का मतलब होता है कुबोडियल।
तीसरा जो होता है वो होता है रोमाभी यानी कि सरल, रोमाभी यानी कि सीलिएटेड कॉलमनर, और जो चौथा होता है वो होता है स्तंभी। चौथा होता है हमारा स्तंभी। तो ये 4 प्रकार का होता है बेसिकली, सल्की, घनाकार, रोमाभी और स्तंभी। जो स्तरित होता है ये भी अनेक प्रकार का होता है, ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है, शल्की, घनाकार और स्तंभी। ये भी क्या होता है, शल्की, घनाकार, शल्की, घनाकार और स्तंभी। इनमें क्या अंतर है कि ये जो शल्की, घनाकार या स्तंभी कोई भी है, इसमें सेल्स केवल एक स्तर में लगी होगी, इसमें सेल्स के शेप तो वही होगी लेकिन एक से ज़्यादा स्तर में लगी होगी। इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी के विभिन्न भागों को जोड़ता है और विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, संचरित करता है। और ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक, दूसरे होते हैं वास्तविक के बाद कंकालीय, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं संवहनीय या तरल। वास्तविक का मतलब होता है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कंकालीय का मतलब होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और संवहनीय का मतलब होता है वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वास्तविक जो होता है वो वास्तव में रियल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो ये वास्तविक वाला होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, अंतराली, संयोजी, ऊतक यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सघन और तंतुमय यानी कि संयोजी ऊतक यानी कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशल टाइप का। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतराली यानी कि एरियोलर। जो दूसरा होता है वो होता है सघन तंतुमय, यानी कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और जो तीसरा होता है लास्ट होता है वो विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है, यानी कि विशिष्ट का मतलब स्पेशलाइज्ड। इसके बाद जो कंकालियत ऊतक है ये भी 2 प्रकार का होता है बेसिकली, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, और दूसरा अस्थि यानी कि बोन। बोन हार्ड टिश्यू होता है जिसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, और कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसमें कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन होती है, इसमें ओसीन प्रोटीन होती है, और बहुत सारे अंतर होते हैं। ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और ये बेसिकली हार्डनेस प्रदान कराता है। संवहनीय यानी कि तरल कनेक्टिव टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। यानी कि इसको बोलते हैं हम लसिका, इसको बोलते हैं हम रुधिर। रुधिर फ्लूइड, फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसका काम बॉडी के
अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, वापस लंग्स की ओर लेकर आना, हीट को ट्रांसपोर्ट करना, विभिन्न हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, विभिन्न सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जबकि लिम्फ उन जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ बेसिकली ब्लड नहीं पहुँच पाता है। और इसके अलावा ये डाइजेशन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो लिपिड टाइप के सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पेशीय ऊतक जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, इनका काम होता है जो विभिन्न मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और पेशीय कनेक्टिव टिश्यू यानी कि मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। ये होता है रेखित यानी कि स्टाइरिएटेड, और इनको स्केलेटल भी बोलते हैं। स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं, वो मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः मसल्स जो होती हैं मुख्यतः स्केलेटन यानी कि कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी होती है अरेखित यानी कि अनस्ट्राइप्ड, और इनको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं, और स्मूथ मसल। ये जो मसल्स होती हैं ये मुख्यतः कंकाल से जुड़ी होती है, और इनकी जो कार्य होता है वो हमारी बेसिकली इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है सामान्यतः। इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं यानी कि वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। जबकि इन जो अरेखित पेशी होती है इनमें पट्टियाँ नहीं होती, इसमें पट्टियाँ होती हैं, और ये स्केलेटन से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए स्मूथ मसल कहलाती हैं। और इनकी जो कार्य होता है वो हमारी इच्छा पर, विल पर निर्भर नहीं करता है सामान्यतः, इसलिए इसको हम इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। और तीसरी होती है हृदय यानी कि कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट की वाल में होती हैं, नाम से पता चला है हृदय में। और इसी के साथ साथ इसमें जो खास बात क्या है कि उसकी संरचना लगभग रेखित जैसी होती है, लेकिन कार्य वो अरेखित करता है। यानी कि उसका जो कार्य है मसल्स का वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, वो इसका फीचर है। लेकिन संरचना लगभग इसकी होती है, वो इसका फीचर है, अर्थात दोनों का इंटरमीडिएट है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये कभी भी थकती नहीं है। ये मसल्स नॉर्मली थक जाती हैं, ये नॉर्मली नहीं थकती हैं, और ये जीवन में कभी नहीं थकती हैं। एक बार हार्ट बनने के बाद, गर्भावस्था में जब शिशु होता है तब जब हार्ट बनता है, तो उस हार्ट के बनने के बाद जो ये मसल्स काम करना स्टार्ट करती हैं, तो ये जब तक मृत्यु होती है तब तक ये काम करती रहती हैं। इसीलिए ये जीवन भर बगैर थके लगातार 24 घंटे रोज काम करती हैं, और ये कभी भी नहीं थकती हैं। ये वाली पेशियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा कार्य करने पर थक जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा काम करने पर थकती हैं, नॉर्मली नहीं थकती हैं, और ये कभी नहीं थकती हैं। ये रेखित पेशियाँ हमारी इच्छा पर निर्भर करती है इनका कार्य, इसलिए इनको वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। नॉर्मली इनका जो कार्य होता है हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इनको इनवॉलंटरी बोलते हैं। और हृदय पेशियाँ दोनों का होता है करेक्टर, इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना में लगभग इसके समान होती है, और कार्य में हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, वो इस पे होती है। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में वो टिश्यू होता है जो बॉडी के अंदर और जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको रिसीव करता है, उनको ग्रहण करता है, उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है। और नर्वस टिश्यू में हमें जो बेसिकली 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन जो बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, और एक गिलियल सेल और न्यूरोगिलियल सेल्स जो उसकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन का नंबर 100 बिलियन होता है, 100 बिलियन होता है, जबकि जो न्यूरोगिलियल और गिलियल सेल होता है उसका जो नंबर होता है वो 17 से 18 ट्रिलियन होता है। और एक नर्व सेल के साथ लगभग 25,000 न्यूरोगिलियल और ग्लियल सेल्स उपस्थित होती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।